आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश। धस्माना उत्तराखंड चुनाव 2022 आखिरकार क्या होने जा रहा है? उत्तराखंड की राजनीति किस ओर इशारा कर रही है, ये पता चलेगा 10 मार्च को जब होगी मतगणना, और ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। भविष्य की हमने कई बातें आपको बताई कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो वो कैबिनेट कैसा रहने वाला है, इस पर भी हमने आपको खबर बताई थी। अब हम ये कयास लगा रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में जो है विधानसभा त्रिशंकु रहती है, किसी भी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो आखिरकार कौन से वो दल होने जा रहे हैं जो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और वो तय करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में कौन सा राजनीतिक दल भविष्य में अपनी सरकार बनाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन राजनीतिक दलों की चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो आने वाली 10 मार्च को अगर वो जो सोच रहे हैं, जिन सीटों पर उन्होंने दांव खेला है, अगर वो सीटें उन्हें मिलती हैं तो वो किस रूप में किस राजनीतिक दल के साथ जुड़ेंगे, क्या राजनीतिक समीकरण कहते हैं, क्या वो राजनीतिक गणित है, ये समझने के लिए, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता हेम भट्ट से। हेम जी, हालांकि हमने कई कयास लगाए हैं, राजनीतिक गणित देखे हैं, एक राजनीतिक गणित अगर ये लगाया जाए कि पूर्ण बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिलता है, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति यहां पर बनती है, तो क्या लग रहा है कि ऐसे में कौन से वो राजनीतिक दल होने जा रहे हैं वो उत्तराखंड में 10 मार्च के बाद एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, देखिए योगेश जी, एक कयास ये भी इस समय उत्तराखंड में लगाया जा रहा है कि क्या इस दफा त्रिशंकु विधानसभा आने जा रही है, और जो पॉलिटिकल पंडित है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 2012 की जो स्थिति रही थी उत्तराखंड में, कांग्रेस और भाजपा के बीच महज एक सीट का अंतर था, 31 और 32 पर आकर दोनों पार्टियां ठहर गई थी, और उस समय तमाम निर्दलीय चुनाव जीते थे और उनकी वजह से समर्थन लेना पड़ा था कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए। और क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के दोनों के अपने दावे हैं कि वो सरकार बना रही हैं। और उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 40 सीटें ऐसी हैं उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में से जहां पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, लेकिन 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणी है। और अगर त्रिकोणी मुकाबले में भी अगर भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में आप 20 सीटें निकाल दें तो उसके बाद भी 10 सीटें ऐसी बच रही हैं जो कांग्रेस या भाजपा के हाथ से इस दफ़ा खिसक सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये स्थिति बनेगी कि उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत न भाजपा को मिल पाएगा न कांग्रेस को। ऐसे में एक बड़ा जो सत्ता की चाबी जो होगी वो या तो निर्दलियों के पास होगी या बसपा के जो विधायक जीत कर आएंगे, जैसा कि इस समय संभावना जताई जा रही है खासकर हरिद्वार जिले के भीतर। तो तब जाकर ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये सिचुएशन बनती है तो इस दफ़ा विधानसभा चुनाव में जो निर्दलीय जीत कर आएंगे, या वो यूकेडी के होंगे या किसी और दल के एक प्रत्याशी कोई जो जीत कर आएगा, और बसपा के जो विधायक होंगे वो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं विधानसभा के गठन में। तो ऐसे में अगर हम एक साक्षात्कार की बात करें, हालांकि एक निजी चैनल में एक साक्षात्कार आया है गृह मंत्री अमित शाह का, वो उसमें ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बसपा की बात करें तो वो कहते हैं कि बसपा के साथ दलित वोट जुड़ा है, मुस्लिम वोट जुड़ा है। हालांकि हमने ये नहीं देखा है किसी भी राजनीतिक दल के बड़े नेता ने किसी भी राजनीतिक दल की तारीफ की हो या फिर उसके नेता की तारीफ की हो, लेकिन अमित शाह साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जो है दलित वोट मायावती के साथ जुड़ा है, मुस्लिम वोटर जो है बसपा के साथ जुड़ रहा है। अमित शाह के बारे में ये माना जाता है कि वो जो है देख लेते हैं, कि भांप लेते हैं कि क्या राजनीतिक परिदृश्य जो है इन दोनों राज्यों में होने जा रहा है। तो क्या माने कि इस बयान के बाद जो है बसपा जो है बीजेपी के करीब जाती हुई दिख रही है? अगर दोनों राज्यों में स्थिति बनती है तो क्या माने कि बसपा हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी का साथ देती हुई दिखाई दे? बिल्कुल, देखिए योगेश जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। अमित शाह का ये जो इंटरव्यू था वो बेहद कई मायनों में खास था। जो बात उन्होंने बसपा का जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मायावती को लेकर वो क्या सोच रहे हैं अमित शाह, और बसपा को लेकर वो यूपी में क्या इस समय समझ रहे हैं कि बसपा कहाँ खड़ी है, तो उनका जवाब बड़ा
जिसे हम कह सकते हैं ना, उन्होंने भविष्य की एक जो भविष्य का एक दरवाज़ा खोल के रख दिया बसपा के सामने कि कहीं ऐसी सिचुएशन अगर आ गई यूपी में या फिर उत्तराखंड में जहां पर बसपा से समर्थन लेना होगा, तो उन्होंने कहा कि बसपा यूपी में प्रासंगिक है, अभी भी दलित वोट बैंक उसके साथ है और मुस्लिम वर्ग को भी बसपा जोड़ रही है। इस बयान के दो मायने मुझे ऐसा लगता है योगेश जी हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव सामने है अभी, और समाजवादी गठबंधन आरएलडी गठबंधन से जिस तरह से भाजपा टक्कर ले रही है, अमित शाह का ये बयान इसलिए भी बेहद मायने रखता है कि सामने अभी इलेक्शन है यूपी का। तो क्या वहाँ एक वोट जो बैंक है बसपा का काडर कहीं एक तरफा सपा गठबंधन या आरएलडी की तरफ ना जाए, वो अपने वोट बैंक को साथ के रखे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर बसपा में जा रहा है तो इससे भाजपा को घाटा नहीं होने वाला, इसका घाटा सपा गठबंधन को होगा। एक तो ये बयान इस लिहाज से भी बड़ा इशारों में उन्होंने बात की। दूसरा, ये भी स्थिति बन सकती है आने वाले समय में, उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा अगर होती है तो फिर भाजपा को समर्थन लेना पड़ेगा। और अगर हरिद्वार से जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगभग 4 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा इस दफा अपना सूखा खत्म कर सकती है और 4 सीटें झोली में गिर सकती हैं बसपा की, तो उन 4 विधायकों के समर्थन के लिए सपा सुप्रीमो मायावती निर्णय लेंगी। और क्या ये इशारा अमित शाह ने अभी से कर दिया है कि जो भी हो, बसपा का समर्थन उत्तराखंड में अगर हमें मिल जाए, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो बाकी जो निर्दलीय और दूसरे दल के जो जीत कर आएंगे उनसे बहुमत हासिल कर लिया जाए उनके समर्थन से और सरकार बनाई जाए। मुझे लगता है कि ये बयान जो अमित शाह का आया है, इसने हमारी जो आज की चर्चा चल रही है त्रिशंकु विधानसभा की, ये बयान सीधा उससे कनेक्ट करता है कि आने वाले समय में भाजपा की नज़र उत्तराखंड के बसपा विधायकों में अभी से बनी हुई है। तो इसमें क्या मान लिया जाए? हम तो ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि बसपा, आपने कहा कि जिस तरीके से एक उम्मीदों का एक दरवाज़ा अमित शाह ने खोला है, हालांकि ये भविष्य बताएगा कि वो किसको समर्थन देते हैं नहीं। यही तस्वीर अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की देखें उत्तराखंड के सापेक्ष, अगर ये मान लिया जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बसपा 4 सीटें जीत सकती हैं, हम अगर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर चर्चा करें, आम आदमी पार्टी 1, 2 या 3 सीटें अगर कहीं उसे मिल जाती हैं, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी किसके करीब लग रही है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए योगेश जी, आम आदमी पार्टी अगर 2 से 3 विधायक भी उसके जीत कर आती हैं, अगर 3 सीटें भी आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राजनीति हुई है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दखल था, आम आदमी पार्टी पर उनका सीधा आरोप था। कुमार विश्वास के एक बयान के बाद जिस तरह से राजनीति बदली है पंजाब के भीतर, खुलकर अरविंद केजरीवाल खुद को आतंकी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं दुनिया का स्वीट आतंकी हूं, मुझे भाजपा और कांग्रेस वाले आतंकवादी कहते हैं, मैं भ्रष्टाचार को डराता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता हूं, हाँ मैं आतंकवादी हूं, मैं भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूं। तो रास्ते अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत पहले बंद कर चुकी है कांग्रेस और भाजपा की के साथ हाथ मिलाने की। दिल्ली में एक एपिसोड हुआ, उसके बाद चुनाव में वापस अरविंद केजरीवाल आए, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम आदमी की पार्टी की जो राजनीति चल रही है वो भाजपा और कांग्रेस के इतर चल रही है। ऐसा कहीं से दूर दूर तक नहीं लगता कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीत कर आती है तो भाजपा को या कांग्रेस को समर्थन दे देंगे बाहर से। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नया राज्य है, यहाँ राजनीति शुरू कर रही है आम आदमी पार्टी, बशर्ते कि किसी को समर्थन दिया जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, अरविंद केजरीवाल का भी यही इरादा होगा। लेकिन दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है योगेश, आम आदमी पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, काशीपुर एक सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस में बसपा के प्रत्याशी हैं गगन काम्बोज, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रत्याशी वहाँ पर बनकर उभर रहे हैं, और भाजपा के त्रिलोक सिंह चीमा हैं। तो वहाँ एक त्रिकोणीय मुकाबला है, और उसमें दीपक बाली जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो टक्कर में है। चुनाव निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे 10 तारीख को पता चलेगा। इसके अलावा कुमाऊं में 2 सीटें और है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, बागेश्वर और कपकोट, जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। तो ये 3 सीटें हैं जहाँ पर आम आदमी की वजह से त्रिकोण बना है। इसके अलावा हरिद्वार
हरिद्वार में जैसे झबरेड़ा एक सीट है और भगवानपुर सीट है, ममता राकेश वहाँ से विधायक है इस दफ़ा, उनके जो देवर हैं सुबोध राकेश वो बहुत मजबूत बताए जा रहे हैं। लक्सर सीट पर तो भाजपा के प्रत्याशी और विधायक संजय गुप्ता पहले दिन ही वोटिंग के शाम को बैठ गए थे कैमरे के आगे कि उन्हें हरा दिया गया है और उनके खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष ने पूरा चुनाव कैंपेन किया और मोहम्मद शहजाद जो हैं बसपा के उनको जिताने का काम किया है। तो ये माना जा रहा है कि लक्सर सीट पर मोहम्मद शहजाद अपनी सीट निकाल सकते हैं, वो बसपा के खाते में होगी। मंगलौर में मामला टाइट है, त्रिकोणीय स्थिति में बनी है, वहाँ हाजी सरबत करीम अंसारी इस समय मजबूत टक्कर दे रहे हैं काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस के। तो इस तरह से देखा जाए तो हरिद्वार के भीतर मंगलौर एक सीट है और लक्सर एक सीट है, भगवानपुर एक सीट है, खानपुर एक सीट है जहां से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी देवयानी कुंवरानी देवयानी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने जो वीरेंद्र पनियाला हैं वो एक बहुत अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या 4 सीटों को ये जो कयास लगाए जा रहे हैं इन्हें नतीजों में तब्दील कर पाएगी बसपा, 4 सीटें यहाँ से आएंगी। इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी हैं योगेश जी, जो इस समय उत्तराखंड की राजनीति में जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। मतदान के बाद से ये कहा जा रहा है कि 1 या 2 या 3 निर्दलीय ऐसे हो सकते हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यमुनोत्री सीट से संजय डोभाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के बागी हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक बहुत कड़ी टक्कर यमुनोत्री सीट पर दे रहे हैं, क्या वो अपनी सीट निकाल पाएंगे। टिहरी में हमने देखा कि दिनेश धने उनकी एक अपनी पार्टी है, वो एक त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस के सामने। तो कुल मिलाकर टिहरी की सीट पर क्या दिनेश धने जीत पाएंगे, उस पर लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ हो सकता है, त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस को नुकसान न उठाना पड़ जाए। देवप्रयाग में यूकेडी के दिवाकर भट्ट टक्कर दे रहे हैं, पहले वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, इस दफ़ा यूकेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या होने वाला है। रामनगर की सीट है, कांग्रेस के बागी हैं संजय नेगी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या स्थिति बनने वाली है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग टक्कर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के यूकेडी 1 और आम आदमी पार्टी शायद 1 या वो भी नहीं, लेकिन इसके अलावा बसपा 4 और दिनेश धने एक नाम हो सकता है जो चुनाव जीतकर विधानसभा में आते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और निर्दलीय। तो कुल मिलाकर ये करीब 8 या 10 सीटें ऐसी बैठ रही हैं पूरे उत्तराखंड में 70 सीटों में, जो ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा और कांग्रेस से खिसक चुकी हैं। और बाकी जगह जहां भी टक्कर बताई जा रही है वहां बीजेपी कांग्रेस में से कौन गेन करेगा, या अगर मामला 50-50 हो गया कांग्रेस भाजपा की जो बची हुई 40 या जब मैं कहूं कि 60 सीटों पर, तो ये 10 सीटें फिर तय करेंगी, यहां से जीतने वाले प्रत्याशी तय करेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। तो ये 10 सीटों का जो है खेल ये तय करेगा कि किस राजनीतिक दल का गेम बनने जा रहा है या फिर बिगड़ने जा रहा है, ये तो 10-5 को ही पता चलेगा। बहरहाल आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए एम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या होने जा रहा है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। आखिरकार 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है। क्या बीजेपी कांग्रेस में से किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है या फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्तराखंड में बनने जा रही है। उसके बाद यह देखना होगा कि क्या राजनीतिक गणित बैठता है और कौन उत्तराखंड पर अपनी क्या कहते हैं कि एक तरीके से राज करने जा रहा है, और वो कौन से चेहरे होंगे, वो कौन सी पार्टी होगी जो निर्णायक भूमिका, किंग मेकर की भूमिका में होगी और उस राजनीतिक दल को मदद करेगी उत्तराखंड में अगले 5 साल राज करने में। तो इसी तरह की तमाम चर्चाएं, तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और ये खबरें जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jayabharattv.com पर जाइए और पढ़े देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।